हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास भूगोल चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बेस पे लेकर आया हूँ। जैसे जैसे ये आप चैप्टर का पेज उल्टेंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस प्रकार मैं ये जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एनसीईआरटी का जो पेज बाय पेज जितने भी क्वेश्चन बनता है वो सारे के सारे लेकर आया हूँ। जो पूछा वो क्वेश्चन खास करके है। तो सबसे पहले तो आपको इसमें खनिज के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि खनिज आखिर कहते किसे हैं। तो ज़मीन के भीतर जो भी मटेरियल पाया जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। जैसे आपका सोना, चांदी, तांबा, हीरा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के रूप में जो आप नेचुरल गैस का उपयोग करते हैं वो सारे के सारे हमें ज़मीन के नीचे से ही मिलता है। इसे ही हम खनिज कहते हैं। तो इसमें जो मैं पहला क्वेश्चन आपका लेके आया हूँ, पहला क्वेश्चन इसमें है, खनिज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आप सोच सकते हैं कि आज जो भी ऐसो आराम आपको मिल रहा है वो सारे खनिज के कारण ही मिल रहा है। अर्थात आज हम जो घर बना रहे हैं उसमें जो लोहा का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो एल्युमिनियम का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो तांबा का प्रयोग कर रहे हैं बिजली के तार में, ये सारे के सारे खनिज के ही बने होते हैं। जितने भी ऐसो आराम का चीज़ आप देख सकते हैं अपने घरों में वो सारे खनिज के ही बने होते हैं। सोच सकते हैं कि यदि ये खनिज नहीं होता तो क्या होता। इसीलिए खनिज का जो है सो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसे आप जो एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इसमें एग्ज़ाम में लिखेंगे तो इस प्रकार आप लिखेंगे कि खनिज हमारे जीवन का बेहद अनिवार्य भाग है। लगभग हर चीज़ जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिज के ही बने होते हैं। इसीलिए खनिजों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि रेलवे लाइन तथा सड़क बनाने में प्रयुक्त पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिज से बने हैं। जैसे कार, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज सभी खनिज से निर्मित है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि खनिज का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। यह सभी पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित भी होता है। चाहे आप कार चलाएं या बस चलाएं, रेलगाड़ी चलाएं या हवाई जहाज चलाएं, ये सारे के सारे जो है सो आपको पृथ्वी से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होता है। इसका मतलब है कि जो आप पेट्रोल प्राप्त करते हैं ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये आप पृथ्वी से ही प्राप्त करते हैं। आप जो सीएनजी का प्रयोग आज के समय में किया जा रहा है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये ज़मीन के नीचे से ही प्राप्त किया जाता है, जो खनिज ही होता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि खनिजों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। खनिज के बिना जीवन अधूरा हो जाएगा और नरक के समान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं लेके आया हूँ कि खनिजों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो खनिजों का संरक्षण में आपको पता होगा कि आप पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि खनिज को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, लेकिन जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और खनिज क्या है, सीमित है और नवीनीकरणीय संसाधन है। और नवीनीकरणीय संसाधन का मतलब है यदि इसका एक बार हम प्रयोग कर लें तो ये खत्म हो जाता है। इसीलिए जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन खनिज क्या है, सीमित मात्रा में है। इसीलिए खनिजों का संरक्षण बहुत जरूरी है। लेकिन आप एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे, तो इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह संसाधन सीमित और नवीनीकरणीय योग्य है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, खनिज संसाधनों के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं क्योंकि भौगोलिक प्रक्रियाएं बहुत धीमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगर हम वर्तमान दर से खनिजों का प्रयोग करते रहें तो इसका अंत हो जाएगा, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार यह अल्पजीवी है। इसके अतिरिक्त
अत्यधिक उत्खनन से लागत में वृद्धि होती है और उत्खनन की गहराई बढ़ने से खनिजों की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसलिए खनिजों का संरक्षण बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं कि खनिजों का संरक्षण किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो खनिजों का संरक्षण तो आप धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग कर आप खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। आप एग्जामिनेशन में जो लिखेंगे, हमें खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक सुनियोजित प्रयत्न करना होगा। यहाँ पे सतत पोषणीय शब्द आया है। सतत पोषणीय का मतलब ही होता है वर्तमान आवश्यकताओं के साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए यदि हम खनिज का प्रयोग करते हैं, इसे ही कहा जाता है सतत पोषणीय। तो हमें खनिज संसाधनों को सुनियोजित और सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक सुनियोजित प्रयत्न करना होगा और निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जब हम निम्न कोटि के अयस्क यदि हम जमीन के नीचे से निकालेंगे और उसमें यदि हमें लागत बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो फिर जो है वो कोई खरीद ही नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनः चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग और अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग भविष्य में हमें खनिज संसाधनों का संरक्षण का उपाय सुझाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को लिखने के लिए इतना पॉइंट आप लिख दिए तो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें लेके आया हूँ 4 नंबर क्वेश्चन, HVJ पाइपलाइन का वर्णन करें। तो H का मतलब होता है हजीरा, V का मतलब होता है विजयपुर और J का मतलब होता है जगदीशपुर। तो 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन को पश्चिमी तथा उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत तथा अन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जोड़ती है। इस धमनी से भारत के गैस उत्पादन को संवेग मिला है और ऊर्जा एवं उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता है। गाड़ियों के तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात CNG से प्रतिस्थापन देश में काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। इस प्रकार आप HVJ पाइपलाइन के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं लेके आया हूं कि आणविक और परमाणविक ऊर्जा किस प्रकार उत्पन्न होती है। तो आणविक और परमाणविक ऊर्जा, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब आप अणुओं की संरचना आप बदलेंगे तो बदलते समय क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होता है और इसी ऊष्मा से जो है सो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं का प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाले मोनाजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इतना पॉइंट लिख देंगे आप तो काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मैं लेके आया हूँ 6 नंबर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। तो इसमें आप लिखेंगे कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। धूप को फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। ऐसा आशा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपले तथा लकड़ी पर निर्भरता को कम किया जा सकता है और इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण होने के साथ कृषि में भी प्राकृतिक खाद गोबर की पर्याप्त आपूर्ति होगी। इस प्रकार भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। इसका मेन जो आपका पॉइंट था पहले लाइन में ही था
कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, और उष्णकटिबंधीय देश का मतलब ये है कि भारत में सूर्य की किरण सीध पड़ती होगी, क्योंकि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है और कर्क रेखा पे सूर्य की किरण सीध पड़ती है। और सीध पड़ने का मतलब ही है कि यहाँ पे जो है सो बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, और फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा सीधे इसे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को जो है सो लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा इसलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रभावी ढंग से तप्त होती जाती है। जहां भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में भूमिगत पानी चट्टानों के उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाती है, और यह इतना तप्त हो जाता है कि यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है, तो यह भाप में परिवर्तित हो जाती है, और इसी ताप का उपयोग टरबाइन को चलाने तथा विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार भूतापीय ऊर्जा के बारे में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, 8 में आप जो है सो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करने की क्या आवश्यकताएं हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, सबसे पहले ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत पहले कहते किसे हैं ये आप समझ जाइए कि गैर परंपरागत स्रोत का मतलब ही होता है और नवीनीकरण योग्य संसाधन, अर्थात जो आप कोयला, तेल, गैस, जो जीवाश्म ईंधन एक तरह से है, इसके जो है सो बारे में आपको बताना है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग करने की क्या आवश्यकता है। मेन जो है सो आपको इसमें बताने हैं कि ऊर्जा की लगातार बढ़ते उपयोग ने देश को कोयला, तेल तथा गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है। गैस और तेल की बढ़ती कीमतें तथा इनकी संभाव्य कमी ने भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी है, और इसके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अलावा जो जीवाश्मी ईंधन का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न करती है, अतः इन स्थितियों से निपटने के लिए नवीनीकरण योग्य ऊर्जा का जो संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा के उपयोग की बहुत जरूरी है। ये सभी ऊर्जा गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं, अर्थात जो आप पृथ्वी से जो मुझे मुफ्त में मिला हुआ है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जैविक ऊर्जा हो गया, अवशिष्ट पदार्थ हो गया, ये सारे के सारे गैर परंपरागत ऊर्जा है। और ये जो गैर परंपरागत जो ऊर्जा है, इसका उपयोग जो है दिनों न दिन बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए, क्योंकि जो आप परंपरागत ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे कोयला, तेल, गैस, जीवाश्म ईंधन, ये सब जो है सो बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, लेकिन जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये सीमित भंडार है इसका, इसीलिए समस्याएं उत्पन्न जरूर होगी पृथ्वी पे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का जवाब जो है सो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको लेके आया हूं, रैट होल खनन क्या है। तो रैट होल खनन के बारे में आप लिखेंगे कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है तथा इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के बिना संभव नहीं है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में
खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत एवं समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लॉ एक्स, चूना पत्थर और डोलामाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई तथा चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहा जाता है। अर्थात स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि जितना भी खनिज है वो राष्ट्रीयकृत है और उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार की अनुमति के बिना आप इसका निष्कर्षण नहीं कर सकते, इसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जनजातीय क्षेत्र है उसमें खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत समुदायों को सौंप दिया गया है। और जैसे मेघालय में कोयला, लॉ एक्स, चूना पत्थर, डोलामाइट का विशाल निक्षेप पाया जाता है। जोवाई तथा चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्यों द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रैट होल खनन कहा जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जवाब आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 10वां लेके आया हूं, ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है। तो इसमें आप लिखेंगे कि प्राकृतिक गैस स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, यह पेट्रोलियम के साथ अथवा अलग भी पाई जाती है। यह ऊर्जा के साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड से कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस पर्यावरण अनुकूल होती है, अतः इसे इस शताब्दी का ईंधन माना जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को जो है सो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस क्या है और भारत में इसका संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया और क्यों स्थापित किया गया है। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं तथा मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। इस प्रकार बायोगैस के बारे में जो है सो आप लिखेंगे कि ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न किया जाता है। और बायोगैस संयंत्र नगरपालिका, सहकारिता, निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये किसानों को दो प्रकार से लाभ पहुंचाता है, एक ऊर्जा के रूप में, दूसरा उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। लास्ट इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है आपका ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। ये आपका जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो है पूछा जा चुका है। तो ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो, वाणिज्य हो या घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्रियान्वित आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। फलस्वरूप पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकारों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसीलिए ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इस प्रकार इस वीडियो में मैं ये 12 क्वेश्चन लेकर आया था और इसके बाद जो भी 7-8 क्वेश्चन जो है सो बचा हुआ है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। लेकिन तब तक आपको जो है सो ये जितने भी क्वेश्चन मैं 12 लेके आया हूँ 2 से 4 बार आपको सुनने हैं। यदि आप 2 से 4 बार सुन लेंगे तो हमारा गारंटी है कि आप एक एक क्वेश्चन का जवाब जो है सो आप लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।